नमस्कार। स्पोर्ट्स स्कैन के आज के संस्करण में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। खेल जगत की तमाम खबरों का लेखा जोखा लेकर मैं हूं नवीन सक्सेना आज के इस अंक में, और मेरे साथ खबरों पर आज चर्चा करने के लिए विशेष राय और ताजा आंकड़ों के साथ मौजूद हैं खेल पत्रकार, खेल विशेषज्ञ राकेश थपलियाल। राकेश, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। नजर अब तक की खास खबरों पर। भारत के माहिराज अहमद ने दक्षिण कोरिया के चांगवोंग में निशानेबाजी विश्व कप में स्कीट स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता। भारतीय महिला हॉकी टीम राष्ट्रमंडल खेलों के लिए बर्मिंघम रवाना। जमैका की शैली एना फेजर विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर विश्व की सबसे तेज धाविका बनी। और इंग्लैंड के स्टार बल्लेबाज बेन स्टोक ने एक दिवसीय क्रिकेट से संन्यास लिया। और अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। स्पोर्ट्स स्कैन के आज के इस अंक में सबसे पहले बात निशानेबाजी की। वो सटीक निशाने जो माहिराज अहमद खान ने लगाए हैं, 40 में से 37 सटीक निशाने लगाए और निशानेबाजी विश्व कप में व्यक्तिगत स्कीट स्पर्धा का स्वर्ण पदक उन्होंने जीत लिया है। दक्षिण कोरिया के चांगवोंग में आयोजित इस प्रतियोगिता में भारत ने अब तक 5 स्वर्ण, 5 रजत और 3 कांस्य पदक जीत लिए हैं। वो शीर्ष पर काबिज है। बेहतरीन प्रदर्शन भारतीय निशानेबाजों का अब तक। बिल्कुल, बहुत ही शानदार प्रदर्शन। और जो मेराज अहमद खान ने जो शुरुआत की है, एक भारत के लिए कहेंगे कि ऐतिहासिक शुरुआत है कि इसमें इस इवेंट स्कीट में आज तक भारत का कोई पदक वर्ल्ड कप के अंदर नहीं आया था जी। और मेराज ने जो कि पिछले ओलंपिक्स के अंदर बड़े मामूली अंतर से वो पदक से चूक गए थे और यहाँ पर उन्होंने बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया, चाहे वो क्वालिफाइंग राउंड हो जिसमें 125 में से 119 उन्होंने हिट किए और फाइनल में तो 40 में से 37। बहुत ही गजब का काम किया। और जबकि देखिए कि उनके साथ मुकाबले में 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता कुवैत के अब्दुल्ला अल रशीदी भी थे वहां पर। जब एक ओलंपिक पदक विजेता आपके साथ मुकाबले में होते हैं तो आपके ऊपर कहीं ना कहीं एक दबाव सा रहता है। लेकिन मेहराज ने, क्योंकि वो इतने जबरदस्त फॉर्म में चल रहे लगातार और बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया, लेकिन फिर भी आप देखिए कि जब आप एक इतिहास रचने के करीब होते हैं अपने देश के लिए जी, तो एक कहीं ना कहीं एक प्रेशर आपको मारता है। और शूटिंग के अंदर जो खिलाड़ी की एकाग्रता है ना, वो सबसे महत्वपूर्ण होती है। खासतौर पे ये जो ओपन शूटिंग होती है, ट्रैप और ये स्कीट की जो इवेंट्स है, इसको देखने में बहुत मजा आता है। राकेश, मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगा। मैं जानना चाहूंगा कि आप हमारे सुनने वालों को थोड़ा सा स्पेशलाइज करके बताएं कि स्कीट स्पर्धा होती क्या है। देखिए, ट्रैप और स्कीट जैसे ये ओपन एरिया के अंदर होती है और इसमें हवा में उड़ते हुए टारगेट हैं, उनको आपको हिट करना होता है जी। तो एक बहुत ही मतलब एक स्पेशलाइज्ड होती है और इसको बहुत पैसे वाले लोग, रॉयल फैमिली के लोग, बड़े बड़े घरों के लोग वो इसको करते हैं, क्योंकि इसके साथ जो इक्विपमेंट ऐसे जुड़े हुए होते हैं और जो खर्चा इसके साथ लगा होता है। और इसमें साथ में ये होता है कि देखने वाले बहुत कम लोग होते हैं और आपको वही सब अकेले बैठ के पशु पक्षी जो होते हैं ना, वो आपके साथी होते हैं शूटिंग रेंज के अंदर। तो मुझे लगता है कि इसको देखने में बहुत मजा आता है। और जब इस तरह से हमारे पदक आएंगे इसमें कि जैसे राज्यवर्धन राठौर हैं, उन्होंने ओलंपिक्स के अंदर सिल्वर मेडल जीता था ट्रैप इवेंट के अंदर, तो उससे चीजों का फर्क आता है, लोगों का इस इंटरेस्ट के इसके प्रति एक इंटरेस्ट जागता है। तो ये स्कीट और ट्रैप ऐसी इवेंट है कि डॉक्टर करनी सिंह, जिनके नाम पर दिल्ली में ये तुगलकाबाद में शूटिंग रेंज बना है, वो भी क्ले पिजन के शूटर थे। तो वो पहले हिंदुस्तान के व्यक्ति हैं कि जो विश्व स्तर पर जिन्होंने नाम कमाया, तो उनके ऊपर ये आरोप लगते थे कि भाई ये तो कबूतर को मारते हैं। फिर बताया गया कि नहीं भाई, ये मिट्टी की चीज होती है, ये वो नहीं है, जो जिंदा कबूतर को नहीं मारा जाता, इवेंट का नाम है वो। तो मुझे लगता है कि इससे इस इवेंट को बढ़ावा मिलेगा और जो युवा हमारे पीढ़ी है वो इसकी तरफ ज्यादा आकर्षित होगी और सरकार भी इसकी तरफ जो जितना खर्चा शूटिंग के ऊपर कर रही है, मुझे लगता है कि और बच्चों को प्रेरित होंगे बच्चे के इसकी तरफ जाएं और सरकार भी इसमें सुविधाएं और बढ़ाएगी। राकेश, आज ही भारत की अंजुम मोदगिल, सिफ्त कौर और आशीष चौकसी की जो तिकड़ी है, उसने भी 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में कांस्य पदक अपने नाम किया। बिल्कुल, आप देखिए इस वर्ल्ड कप के अंदर एक खासियत ये नजर आ रही है कि जैसे इस साल के ऐसे हमारे पास खिलाड़ी मिल रहे हैं जिन्होंने पिछले वर्ल्ड कप में भी जीता पदक और इस वर्ल्ड कप में भी जीत रहे हैं। और एक ही वर्ल्ड कप के अंदर आप 2-2 पदक जीतने वाले खिलाड़ी भी हमारे पास आ रहे हैं। अंजुम मोदगिल ने भी अभी पदक जीता था, फिर उन्होंने आज पदक जीता। तो एक बड़ी चीज ये, हमारे शूटर्स इतने अच्छे हैं, लेकिन आप ये देखिए कि हम बिल्कुल कॉमनवेल्थ गेम्स शुरू होने वाले हैं इसी महीने के अंत में, हम उसके मुहाने पर खड़े हैं और हमारे शूटर इतना बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इसमें शूटिंग को नहीं रखा गया है।
तो कितनी बड़ी निराशा हमारे निशानेबाजों को हो रही होगी। पूरे देश के अंदर, खेल प्रेमियों के अंदर इस बात की निराशा है कि पिछली बार हमने लगभग 16 पदक शूटिंग के अंदर जीते थे और इसकी वजह से हम टॉप 3 के अंदर आए थे, और इस बार शूटिंग को इसमें से हटा दिया गया है। तो बहुत ही निराशा शूटरों के अंदर। निशानेबाजी के बाद अब सीधे हम आपको लिए चलते हैं क्रिकेट के ग्राउंड पर। हार्दिक पांड्या के ऑलराउंड प्रदर्शन और ऋषभ पंत के पहले एक दिवसीय शतक की बदौलत टीम इंडिया ने तीसरे एक दिवसीय मैच में इंग्लैंड को 5 विकेट से हरा दिया है। यह खबर हालांकि पुरानी हो चुकी है, लेकिन ऋषभ पंत को प्लेयर ऑफ द मैच और हार्दिक पांड्या को प्लेयर ऑफ द सीरीज घोषित किया। चर्चा आज हम अपनी यहां से शुरू करते हैं इस मैच को लेके कि क्या अब भारत की पारियां मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन संभालेंगे? भारतीय शीर्ष क्रम के बल्लेबाज आखिर कब तक इस तरह से फेल होते रहेंगे? देखिए, बड़ी निराशाजनक बात है कि हमारे बल्लेबाज जो टॉप ऑर्डर है वो लगातार फेल होता है। अगर हम कल का मैच भी देखें तो रोहित शर्मा ने 17 रन, शिखर धवन 1 रन पे, विराट कोहली ने 17 रन बनाए, सूर्य कुमार यादव ने 16, और पहले तो 3 विकेट हमारे 38 रन पे गिर गए थे, फिर उसके बाद 4 विकेट 72 रन पर, और वहां से जो इन दोनों ने संभाला, हार्दिक पांड्या और ऋषभ पंत ने पारी को, जो सेंचुरी पार्टनरशिप इनके बीच हुई है, तो बहुत ही गजब का खेल उन्होंने दिखाया। और भारतीय टीम के लिहाज से एक अच्छी बात है, मुझे लगता है कि हमारा जो मिडिल ऑर्डर है, लोअर मिडिल ऑर्डर है, वो भी बेहतरीन प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन जो हमारे शुरू के बल्लेबाज हैं उनका प्रदर्शन बेहतरीन होना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि आप जब भी यहाँ आपने सीरीज तो जीत ली, T20 सीरीज भी जीत ली, वनडे सीरीज भी जीत ली, लेकिन आपके जो टॉप ऑर्डर है उसका सफल न होना मुझे लगता है कहीं कहीं बहुत निराशाजनक है। लेकिन आज जो ये कल का दिन रहा है वो मुझे लगता है कि हार्दिक पांड्या के लिए बहुत ही जबरदस्त शतक जरूर ऋषभ पंत ने बनाया, लेकिन हार्दिक पांड्या जिस तरह से उभर कर आए एक तेज गेंदबाज के रूप में, और साथ में जो बल्लेबाजी में उन्होंने कमाल दिखाया, तो एक जो जेन्युइन ऑलराउंडर की कमी हिंदुस्तान की टीम में रहती थी उसको वो यहाँ पर पूरा करते हुए नजर आ रहे हैं। राकेश, मिडिल ऑर्डर भारत का सशक्त हुआ है, टॉप ऑर्डर हालांकि कुछ फेलियर रहा है, लेकिन लोअर ऑर्डर की बात करें, इनके बाद कोई भी प्लेयर स्कोर बोर्ड पर ऐसा नजर नहीं आ रहा था जो रन बना सके। क्या भारत को अपने लोअर बैट्समैन या लोअर ऑर्डर में भी कुछ और मजबूती की जरूरत है? नहीं, बिल्कुल। देखिए, आपको मजबूती का क्रिकेट के अंदर जब 11 प्लेयर जो खेलते हैं तो 11 के 11 को बल्लेबाजी में भी माहिर होना जरूरी होता है, और उनके साथ उनको बल्लेबाजी का भी अभ्यास कराया जाता है। क्योंकि T20 वनडे मैच हो या टेस्ट क्रिकेट हो, उसमें कभी भी आपके जरूरत पड़ती है, और कई बार ऐसा होता है कि आप रन भले ही ना बनाए, लेकिन साथ खड़ा होने के लिए, साथ देने के लिए आपकी जरूरत पड़ती है। तो बड़ी अहम भूमिका वहां पर हो जाती है। अगर हम विश्व क्रिकेट का इतिहास देखें तो 10वें विकेट के लिए जो बड़ी बड़ी साझेदारियां वहां पर हुई हैं और बल्लेबाजों ने बहुत कमाल दिखाए हैं। तो मुझे लगता है कि हमारे जब आप वनडे और T20 जैसे T20 वर्ल्ड कप होना, हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, तो हमें पूरे बल्लेबाजों को हमें चाहिए होगा कि भाई उनको रन बनाने होंगे। राकेश, आपका बहुत बड़ा एक्सपीरियंस रहा है खिलाड़ियों के साथ, कोचेस के साथ, चयनकर्ताओं के साथ। मैं यहाँ पे एक विशेष सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या भारतीय टीम के जो चयनकर्ता हैं, भारतीय टीम के जो कोच हैं, क्या उन पे दबाव है विराट कोहली को खिलाने का? नहीं, देखिए, खिलाड़ी क्या है कि मैं आपको बताऊं कि जो मेरा अनुभव रहा है, मैंने कई खिलाड़ी जो इस तरह से टीम से बाहर होते हैं उनसे मैंने चर्चा की। खासतौर पे मैं स्पष्ट तौर पे बताऊं कि मोहम्मद कैफ, उनके साथ मेरी एक बार चर्चा हुई। हम मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में बैठे थे, रणजी ट्रॉफी का फाइनल चल रहा था। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या आपको नहीं लगता जब आप लगातार फेल हो रहे होते हैं? तो उसने कहा कि देखो सर, ऐसा है कि ये हिंदुस्तान की टीम ना एक ऐसा जहाज है जिसमें पहले आपको बचाया जाता है, सब आपको बचाते हैं, सेफ करते हैं, कप्तान को बोलते हैं नहीं मैंने उससे बात की, बहुत अच्छा माइंडसेट में है, अगली इनिंग में अच्छा कर लेगा। आपको भी लगता है कि बस एक इनिंग चाहिए, एक इनिंग, और वो आपकी सारी पिछली चीजों को भुला दिया जाएगा। लेकिन वो एक इनिंग कई बार आती नहीं है जी। तो और उसके बाद फिर क्या होता है कि फिर कहता है जहाज से आपको धक्का दे दिया जाता है, फिर वो सब उसमें शामिल हो जाते हैं आपको धक्का देने में। जब धक्का लगता है तो फिर सारे शामिल हो जाते हैं, और बहुत से उसने कहा खिलाड़ी ऐसे होते हैं, जैसे राहुल द्रविड़ थे, VVS लक्ष्मण थे, ये लोग जाते हैं रणजी ट्रॉफी खेलते हैं, उसमें रनों का अंबार लगा देते हैं। लेकिन मोहम्मद कैफ ने कहा कि हम ऐसे बल्लेबाज नहीं है कि हम 4-5 शतक रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी में लगा के भारतीय टीम में वापसी कर लेंगे। तो मुझे लगता है कि जैसे आपने विराट कोहली की जो बात कर रहे हैं कि अभी तो हमारा कोई डोमेस्टिक टूर्नामेंट चल नहीं रहे हैं, लेकिन इनको डोमेस्टिक क्रिकेट में वापस जाके अपनी फॉर्म को हासिल करना पड़ेगा। ये निश्चित रूप से बहुत जबरदस्त मानसिक दबाव में है, और मुझे लगता है कि सिलेक्टर हैं, चाहे आप देखिए कि जो मुख्य चयनकर्ता हैं चेतन शर्मा, उनके साथ इनके जो संबंध है वो सबके सामने आ चुके हैं। जो BCCI अध्यक्ष सौरभ गांगुली है, उनके साथ इनकी क्या हुई चीजें वो भी सब सामने आ चुकी हैं। तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने दबाव में है, बहुत जबरदस्त दबाव में है। लेकिन बल्लेबाज बहुत अच्छे हैं, तो बस वो एक इनिंग का इंतजार है, एक इनिंग इनकी अच्छी जाएगी
और वो विराट कोहली जो है एकदम नए नजर आएंगे। विराट कोहली के बाद एक बार फिर हम लौटते हैं और ऋषभ पंत की बात करते हैं। भारत कल का मुकाबला जीत गया। कैसे जीत गया? एक साझेदारी बहुत अच्छी निभाई, लेकिन उस साझेदारी के अंदर कभी कभी ऐसा लग रहा था कि जैसे ऋषभ पंत जो हैं अपना कंट्रोल जो है वो खो रहे थे और 2-3 कैच ऐसे थे अगर वो शायद पकड़ लिए जाते तो शायद भारत की स्थिति कुछ और होती। नहीं, बिल्कुल। देखिए अब लेकिन नवीन ऐसा है कि क्रिकेट के अंदर ना इफ्स एंड बट्स के लिए कोई जगह नहीं होती है कि भाई अगर ऐसा होता तो ऐसा होता। लेकिन जहां तक बात है कि कहीं ना कहीं उनकी जो कमियां हैं उस पर निश्चित रूप से वो सुधार करने में लगे होंगे, तभी इतनी बड़ी बड़ी पारियां भी खेल रहे हैं। लेकिन वनडे और T20 क्रिकेट में आजकल इस तरह के शॉट्स खेले जाते हैं कि जैसे शॉट्स अगर 60 और 70 के दशक में खेले जा रहे थे तो ऐसे प्लेयर टीम में ही शामिल नहीं किए जाते। लेकिन आज उस तरह के शॉट्स की स्पेशल प्रैक्टिस की जाती है कि आपको इस तरीके से खेलना है, हवा में खेलना है, कट्स मारने हैं, पुल मारने हैं और इनिंग की शुरुआत से ही आपको ये सब चीजें करनी है, तो उनको उतना गलत नहीं माना जाता। और उसके बाद जब आप सेंचुरी बना देते हैं, इतनी जबरदस्त पारी खेलते हैं, टीम को जिता देते हैं, सीरीज जिता देते हैं, तो उसके बाद तो वो सारी चीजों को भुला दिया जाता है। राकेश, अक्टूबर नवंबर में ऑस्ट्रेलिया में T20 वर्ल्ड कप होना है और टॉप 3 जो बल्लेबाज है वो हमारे बिल्कुल भी अच्छे नहीं चल रहे हैं। रोहित, विराट, धवन, कुल मिला के करीब 15 बल्लेबाजों को टॉप 3 पोजीशन पर अभी तक देखा गया है। कभी इसको कभी उसको खिलाया है, औसत बहुत कम है। क्या कुछ बदलाव आप देख पाएंगे आने वाले दिनों में? देखिए, मुझे नहीं लगता कि चयनकर्ता कोई बहुत बड़ा बदलाव वहां पर करेंगे, क्योंकि आप देखिए, आप रोहित शर्मा कप्तान है, उनको आप नहीं छोड़ सकते हैं। शिखर धवन को जरूर आप इधर उधर कर सकते हैं। जो नामी खिलाड़ी हैं उनको जल्दी से मुझे नहीं लगता कि आप वो कर सकते हैं। लेकिन हाँ, विराट कोहली के ऊपर मुझे लगता है कि वो चीज है कि यहाँ पर चयनकर्ता एक कड़ा फैसला उनके ऊपर ले सकते हैं। लेकिन जैसा आपने कहा कि टॉप ऑर्डर फेल हो रहा है, पहले क्या होता था, टूर्नामेंट्स में एक बड़ी समस्या ये रहती थी कि भाई टॉप ऑर्डर लगातार लीग मैचों में रन बना रहा है, तो कहीं नॉकआउट के अंदर जब मिडिल ऑर्डर या लोअर मिडिल ऑर्डर के ऊपर भार आ गया, अगर शुरू के विकेट जल्दी निकल गए, तब क्या होगा? तब ये होता है कि भाई ये लोग तो एक्सपोज हुए नहीं अभी विदेशी धरती पर, वहां ऑस्ट्रेलिया में जाएंगे, तो वहां पर ये समस्या रहती थी। लेकिन इस बार ऐसी समस्या आ रही है कि हमारा मिडिल ऑर्डर तो अच्छे कर रहा है, लेकिन जो टॉप के बल्लेबाज हैं वो आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, तो वो एक समस्या है। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC की जारी एक दिवसीय क्रिकेट की रैंकिंग में भारत इंग्लैंड के साथ श्रृंखला में जीत के साथ तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। भारत के 109 अंक हैं, जबकि न्यूजीलैंड 128 अंक के साथ शीर्ष पर है और इंग्लैंड भारत से हार के बावजूद 121 अंक के साथ दूसरे स्थान पर है। और एक बहुत बड़ी खबर, इंग्लैंड के स्टार ऑलराउंडर बेन स्टोक ने एक दिवसीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। वो आज कल साउथ अफ्रीका के खिलाफ होने वाले एक दिवसीय मैच के बाद इस फॉर्मेट में खेलते नजर नहीं आएंगे। एक बड़ी खबर, बेन स्टोक एक बहुत अच्छे ऑलराउंडर, बिल्कुल बहुत जबरदस्त ऑलराउंडर, और क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट के अंदर अपने बल्ले और गेंद के दम पर किसी भी समय किसी भी दिन वो मैच को एक तरफा जिताने की ताकत रखते थे। सही मायनों में जो आज के युग के जो ऑलराउंडर हैं उसमें उनकी गिनती टॉप की जो प्लेयर जो कभी भी मैच का नक्शा अपने खेल से बदल सकते हैं, चाहे वो फील्डिंग भी हो, चाहे बॉलिंग हो, चाहे बैटिंग हो। जी, इस बीच वेस्टइंडीज ने भारत के खिलाफ 3 एक दिवसीय मैचों की श्रृंखला के लिए टीम की घोषणा कर दी है। भारतीय टीम वेस्टइंडीज दौरे पर 22 जुलाई से वनडे सीरीज का पहला मैच खेलेगी। टीम इंडिया पहले ही वनडे और T20 सीरीज के लिए अपनी टीम की घोषणा कर चुकी है। कल वेस्टइंडीज ने एक दिवसीय मैचों के लिए 13 सदस्यीय टीम का ऐलान किया। टीम में पूर्व कप्तान जेसन होल्डर की वापसी हुई है। किस नजरिए से आप देखते हैं भारत और वेस्टइंडीज की इस श्रृंखला को? देखिए, एक अच्छी सीरीज है और इसमें आपको वर्ल्ड कप से पहले जितना आपको खेलने को मिले और खासतौर पर विदेशी धरती पर खेलने को मिलता है, तो क्योंकि विदेशी धरती पर खेलने का मतलब खाली पिच ही नहीं होता, बल्कि वहां के माहौल के हिसाब से खुद को ढालना, और विदेश में जब आपके समर्थक दर्शक आपके साथ नहीं होते तो उनकी मौजूदगी में आपको परफॉर्म करना, तो वो युवा खिलाड़ियों के लिए एक मौका रहता है वहां पर कि वो वहां पर बेहतरीन प्रदर्शन करें। और खेलने को आपको क्रिकेट मिल रहा है तो क्रिकेटर्स के लिए फायदा है, पैसा भी आता है और आपको खेलने का अनुभव भी मिलता है, और वर्ल्ड कप में अपनी टीम में होने का दावा ठोकने का भी बहुत बेहतरीन मौका रहेगा। क्रिकेट की बात हो चुकी है और अब बात हॉकी की। अब से कुछ दिनों बाद यानी 28 तारीख से बर्मिंघम में शुरू हो रहे हैं राष्ट्रमंडल खेल। भारतीय महिला हॉकी टीम बर्मिंघम में होने वाले 20वें राष्ट्रमंडल खेलों के लिए आज एडिनबर्ग रवाना हो चुकी है। हालांकि भारत अपना पहला मैच 24 जुलाई को कनाडा के साथ खेलेगी। विश्व कप में भारतीय महिला टीम का बहुत ही निराशाजनक प्रदर्शन रहा था। हालांकि अभी मलेशिया से जो उन्होंने मैच जीता उससे थोड़े से बूस्टअप हुएंगे, लेकिन हम इतना बुरा खेल नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे भारतीय महिला खिलाड़ियों से। वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो जो एक तो नई कप्तान आपके साथ टीम के साथ बनी है सविता पुनिया, और उसके बाद जो है आप वर्ल्ड कप का जो दबाव होता है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो खिलाड़ी अपने ऊपर कुछ
ज्यादा ही वहां पर ले गई दबाव, और उसकी वजह से जो है वो वहां पर हम ज्यादा मैच वहां पर जीत नहीं सके। राकेश, वही पुराना एक खेल इन द कॉन्ट्रेरियम में, वही पुराना रोना, हम डी के अंदर पेनिट्रेट करते हैं, हमें पेनल्टी कॉर्नर मिलता है और हम चूक जाते हैं। हाँ नहीं, बिल्कुल ये कुछ कमियां हैं। मुझे लगता है कि उससे वर्ल्ड कप से सबक लेके जो ये कॉमनवेल्थ में हमारी टीम जा रही है, उसमें वहां पर हम अच्छा प्रदर्शन करेंगे। और बल्कि एक ये अच्छी बात है कि हमारे तो पहले हॉकी फेडरेशन ने डिसाइड किया था कि भाई टीम ही वहां पर ना भेजी जाए, लेकिन जो हमारे युवा खेल मंत्री हैं अनुराग ठाकुर जी, उन्होंने इस पर बड़ा सख्त ऑब्जेक्शन लिया था कि भाई आईओए डिसाइड करने वाला नहीं होता, या हॉकी फेडरेशन की टीम जाएगी या नहीं जाएगी कॉमनवेल्थ गेम्स में, टीम जाएगी। तो मुझे लगता है कि ये खिलाड़ियों के लिए एक अच्छा मौका, अनुभव हासिल करने का रहेगा, और जो कमियां वर्ल्ड कप में रही हैं वो यहां पर सुधार कर और बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे। राकेश, भारत के साथ कनाडा, न्यूजीलैंड, ट्रिनिडाद और टोबैगो और दक्षिण अफ्रीका की है। ग्रुप ए में भारत रखा गया। न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका, दो टीमें ऐसी नजर आती है जो कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। देखिए, कड़ा मुकाबला, जिस तरह की फॉर्म हमारी टीम की चल रही है, तो उसमें पर्टिकुलर उस दिन आप कैसा खेलते हैं, कोई भी टीम आपको यहां पर एक चुनौती दे सकती है, क्योंकि जो भी टीम पार्टिसिपेट कर रही है वो अच्छी टीमें अच्छी तैयारियों के साथ वहां पर आती हैं, और एक अच्छे टीम की एक खासियत होती है कि वो किसी को भी हल्का ना आके। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 20 तारीख को राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भाग लेने वाले भारतीय दल के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बातचीत करेंगे। एक बार फिर प्रधानमंत्री बहुत ही मन से खिलाड़ियों को बूस्टअप कर रखे हैं और लगभग हर बड़ी प्रतियोगिता से पहले खिलाड़ियों से बात कर रखे हैं। बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छा उन्होंने चलाया। और अभी विशेष जब ये राष्ट्रमंडल खेलों के लिए खिलाड़ियों को सेंड ऑफ पार्टी रखी गई थी, उसमें अनुराग ठाकुर साहब ने खुद ये इस बात को कहा था कि मुझे नहीं लगता कि किसी और देश का प्रधानमंत्री अपने खिलाड़ियों के साथ इतनी चर्चा करता हो, उनसे मुलाकात करता हो, चाहे वो पैरा के हो, चाहे वो डेफ ओलंपिक के खिलाड़ी हो, जाने से पहले, आने के बाद, इतना समय मतलब खिलाड़ी को किसी और देश के प्रधानमंत्री नहीं देते होंगे। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री बहुत खेल प्रेमी है, खेलों में उनकी रुचि है, और उन्होंने इस लाइन को पकड़ लिया है कि भाई खिलाड़ियों का हौसला बनाए रखना है। खिलाड़ियों को ये हौसला देते हैं कि भाई आप जीतो या हारो कोई फर्क नहीं, लेकिन आप अपना प्रदर्शन बेहतरीन करो। और अब बात विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप की। विश्व को सबसे तेज धाविका मिल चुकी है। जमैका की तेज धाविका शैली एना प्रेसी विश्व की सबसे तेज दौड़ने वाली धाविका बन गई है। एना प्रेसर ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 100 मीटर की दूरी 10.67 सेकंड में तय की है। वो महज 18 माइक्रो सेकंड से वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने से चूक गई। बिल्कुल, देखिए, अब जमैका का ना एक इतिहास रहा है कि बहुत बेहतरीन उन्होंने स्प्रिंटर दिए हैं वहां पर, तो एक दूसरे को देख के लोग वहां पर प्रेरित होते हैं। क्रिकेटर भी बड़े अच्छे वहां से निकले हैं और स्प्रिंटर भी निकले हैं। तो मुझे लगता है कि शैली का नाम जैसे आजकल तो फिर भी थोड़ा सा कम हो गया, लेकिन एक जमाना ऐसा था जब 100 मीटर की जो वर्ल्ड चैंपियनशिप की फर्राटा की चैंपियन का इनका फ्रंट पेज पे फोटो छपता था, बल्कि फोटो फिनिश का जो सीन होता था, वो ट्रैक, वो मेरे सामने आ रहा है वो सीन, कि वो चीज दिखाई जाती थी। वो लगभग हमारा कोई उससे लेना देना नहीं उस एथलीट से, लेकिन हिंदुस्तान के अखबारों में भी फ्रंट पेज पे प्रमुखता से छपता था। और इस दौड़ में जमैका के खिलाड़ियों ने 3 पदक अपने नाम किए हैं। हाँ, ये तो मैं कहा जमैका की उनकी एक स्प्रिंट की अच्छी परंपरा है जिसको वो आगे बढ़ा रहे हैं। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा ने आज अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सदस्यता भी छोड़ दी है। बिल्कुल, उनके इन इस्तीफों ने थोड़ा सा लोगों को चौंकाया है कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन से तो खैर उनका कोर्ट के जरिए हो ही चुका था तय कि भाई वो नहीं रहेंगे अध्यक्ष। उसके बाद उन्होंने जो है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के सदस्य के रूप में वहां से भी इस्तीफा दे दिया, और उससे बड़ी बात कि उन्होंने जो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ है उसके अध्यक्ष पद से जो इस्तीफा दिया है, वो लोगों को बड़ा चौंकाने वाला लग रहा है कि भाई वो ऐसा उन्होंने क्यों कर दिया। मुझे लगता है कि नरेंद्र बत्रा ने सोचा होगा कि अब खेल प्रशासक के रूप में मेरी पारी का अब अंत करने का समय आ गया है, और उन्होंने सारे पदों से यहाँ पर छोड़ दिया है। राकेश, हमसे जुड़ने के लिए, विशेष आंकड़े और विशेष राय हमारे श्रोताओं के साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि वक्त बिल्कुल इजाजत अब नहीं दे रहा है। चलते चलते एक बार फिर नजर अब तक की खास खबरों पर। भारत के मायराज अहमद खान ने दक्षिण कोरिया के चांगवोंग में निशानेबाजी विश्व कप में स्कीट स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया है। भारतीय महिला हॉकी टीम राष्ट्रमंडल खेलों के लिए बर्मिंघम रवाना हो गई है। जमैका की शैली एना फ्रेजर विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर विश्व की सबसे तेज धाविका बन गई हैं। और इंग्लैंड के स्टार बल्लेबाज बेन स्टोक्स ने एक दिवसीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे यानी नवीन को दें इजाजत। नमस्कार।